हेलो स्टूडेंट्स, लेबर लॉ के ऊपर अब तक हम 23 वीडियो देख चुके हैं। आज आपके लिए मैं 24वां वीडियो लेक्चर लेके आया हूं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। आज इसके ऊपर पहला वीडियो लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। मैं भरत कुमार जाजड़ा। श्रमिक विधियों के ऊपर 24वां वीडियो लेक्चर और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के ऊपर पहला वीडियो लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। हम शुरुआत करते हैं व्यवसाय संघों के इतिहास से। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियन। सबसे पहले बात करते हैं इसके उद्भव की। डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा इसके बारे में लिखते हैं, श्रम संघों का उद्भव एवं विकास स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्रांति एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। बहुत संक्षेप में उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा ने। अब इसका अर्थ समझते हैं। भारत के अंदर अगर देखा जाए तो व्यवसाय संघ का जो कंसेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, ये काफी कुछ इंग्लैंड से आया है, क्योंकि इंग्लैंड का जो उपनिवेश था, भारत उसी रूप में कार्य कर रहा था और इंग्लैंड के अंदर मजदूर जो संगठित थे और उन्होंने जो यूनियन बनाई थी, उसी का असर भारत के ऊपर कहीं न कहीं हो रहा था। इसी कारण से भारत के अंदर इंग्लैंड से प्रेरित होकर कुछ श्रम संघों का शुरुआत में निर्माण हुआ। लेकिन ये श्रम संघ आज के श्रम संघों जैसे नहीं थे, बल्कि ये केवल एक सीमा तक ही इसमें जुटे हुए श्रमिक थे और इसके अंदर शुरुआत में जो श्रमिक थे वो बहुत ही गैर पेशेवर रूप से काम करते थे, या तो वो ट्रेड क्लब के रूप में या गिल्ड्स के रूप में। उनका काम होता था कि कोई विशेष जो समस्या आई है उसका निवारण कर दिया जाए और उसके बाद में इस संघ का भंग कर दिया जाता। जैसे किसी मजदूर के साथ कोई हादसा हो गया है तो सभी मजदूर इकट्ठे होंगे और कुछ पैसा इकट्ठा कर कर उस मजदूर के घर पे भेज दिया जाना, और जैसे ही मजदूर के घर पैसा भेजा जाता, श्रम संघ का काम खत्म। स्थायी रूप से कोई श्रम संघ नहीं था। इसी तरह से अगर कोई रहने की समस्या होती तो सभी मिलकर उसका कोई समाधान कर लेते और जैसे ही समस्या का समाधान हो जाता, उनका काम खत्म। तो इस तरह से मजदूर संघ जो थे वह काम कर रहे थे। बाद में ट्रेड यूनियन का प्रारंभिक प्रयास भी शुरू हो गए 19वीं सदी के मध्य के बाद में, बल्कि ये कहें कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते ट्रेड यूनियन बनना प्रारंभ हुआ भारत में। लेकिन फिर भी भारत अभी भी यूरोप से बहुत पीछे था। यूरोप से हम प्रेरणा ले रहे थे। यूरोप के अंदर जो श्रम संघ थे, हम उनका अनुभव ले रहे थे और उसी के आधार पर भारत में श्रम संघों का निर्माण हो रहा था और कई सारे श्रमिकों के एकीकृत श्रमिक संघ बनते गए। 1882 में भारत और बर्मा के बीच में रेल का प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर कई सारे एकीकृत श्रम संघ बने। जो बर्मा और भारत के बीच में रेल परियोजना थी, उसमें अधिकतर मजदूर जो थे वह यूरोप के प्रशिक्षित इंजीनियर या इसी कैटेगरी के जो लोग थे, उन्हीं के साथ रहने वाले थे। तो उन्हीं के असर से भारत के मजदूरों ने भी उनके साथ रहकर उठना बैठना और कुछ नए अनुभव सीखे और परिणाम स्वरूप जब एकीकृत संस्था जो थी, उन्होंने एक संघ की स्थापना की, तो भारत के मजदूरों ने वहां से काफी कुछ सीखा और हम कह सकते हैं कि भारत के मजदूरों के द्वारा यह शुरुआती प्रयास में से एक था। उसके बाद में 1908 में जिक्र आता है कि कलकत्ता और मद्रास के अंदर भी कुछ यूनियन बनी और वह यूनियन ऐसी थी कि जिनमें 1000 तक सदस्य थे और 100 रुपए तक का कोष था। 100 रुपए सुनने में बहुत ही कम लगता है,
लेकिन 1908 के अंदर 100 रुपए की कीमत बहुत ही अधिक थी और उससे बहुत बड़े बड़े काम भी किए जा सकते थे। तो 1000 मजदूरों का संघ था और 100 रुपए तक उनका चंदा इकट्ठा हो रखा था। लेकिन शुरुआत के जो मजदूर संघ थे वह कपड़ा उद्योग तक या जूट उद्योग तक ही सीमित थे। बाद में धीरे धीरे दूसरे उद्योगों में भी श्रम संघों का काम प्रारंभ हुआ। भारत के अंदर हम बात करें अगर कि श्रम संघ का उद्भव कैसे हुआ या श्रम संघ के प्रारंभिक प्रयास क्या थे, तो हम ये देखेंगे कि भारत में श्रम संघों के प्रारंभिक प्रयास जो थे वह केवल और केवल नाइट क्लब या छोटे मोटे कार्य करने तक ही सीमित रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा ने जो लिखा था कि श्रम संघों का उद्भव एवं विकास स्वाभाविक रूप से औद्योगिक क्रांति एवं उससे उत्पन्न समस्याओं के परिणाम स्वरूप ही हुआ। जैसे जैसे भारत में औद्योगिक क्रांति आई, नए नए उद्योग बनते गए और जब नए नए उद्योग बने तो मजदूरों की संख्या भी वहां बढ़ती गई। जब मजदूरों की संख्या बढ़ती गई तो ऐसी स्थिति में मजदूर जो थे वह संगठित भी होना शुरू हो गए और मजदूर जब संगठित होना शुरू हुए तो उन्होंने संगठन में अपनी बात रखनी भी शुरू की और इसी परिणाम स्वरूप भारत में श्रम संघों का उद्भव हुआ। और जब प्रारंभिक प्रयास की बात करते हैं तो प्रारंभिक प्रयास में जो मजदूर संघ थे वह बहुत ही शक्तिहीन थे। जैसे हम बात करते हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले सूती कपड़ा ही ऐसा था जिसके बारे में बड़ी बड़ी मिलें लगनी शुरू हुई। तो अधिकतर बड़ी मिलें सूती कपड़े से संबंधित हुआ करती थी और 1853 में बंबई में इसने उत्पादन शुरू किया। 1858 में बंगाल के कलकत्ता के पास में रिसड़ा एक जगह है, वहां पर भी जूट मिल का उत्पादन शुरू हुआ। 1852 से रेल लाइनें बिछाने का काम शुरू हुआ, वहां पर भी मजदूर थे और ये सभी मजदूर धीरे धीरे संगठित होते गए और जब ये संगठित होते गए तो अपनी समस्याओं के ऊपर चर्चा करते गए और चर्चा में इन्होंने ये पाया कि इनसे बहुत अधिक काम करवाया जा रहा है और वेतन बहुत ही कम दिया जा रहा है, वो भी अस्थिर था। कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से वेतन को रोक लिया जाता था और ये बड़े जो क्षेत्र थे जहां पर काफी अधिक मजदूर इकट्ठे हुआ करते थे, उनमें से कुछ मजदूर जो ज्यादा ही साहसी थे वह बाकी मजदूरों की तरफ से आगे बढ़कर अपनी बात को रखने लगे। इसी बीच में बल्ब का आविष्कार हुआ और बिजली का आविष्कार हुआ, लेकिन ये मजदूरों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। ये इस तरह से निराशाजनक रहा कि पहले तो सूर्यास्त होने के बाद में मजदूर को मुक्त कर दिया जाता था, लेकिन अब बल्ब का आविष्कार होने के बाद तो सूर्यास्त के बाद में भी मजदूर से काम कराया जाने लगा। इससे मजदूर की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई। खानों के अंदर तो मजदूर की स्थिति को ऐसे कह सकते हैं जैसे मौत के कुएं के अंदर कोई गाड़ी चला रहा हो। खान कितनी गहरी हो, कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता। खान अगर ढह जाती तो कई बार मजदूर दब के मर जाते, लेकिन उनकी परवाह करने वाला कोई भी नहीं था। कपड़ा उद्योग में जो मजदूर थे, कई बार उनके हाथ या पैर या उनका शरीर मशीनों में दब जाया करता था। कुछ समय के लिए काम रोक के बाद में उस काम को वापस शुरू कर दिया जाता। मजदूर जो चला गया उसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। इन सब बातों से हुआ ये कि कई सारे जो समाज सुधारक थे, कई सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, वह जागृत हुए। उन्होंने इस समस्या की तरफ ध्यान दिया और उसी के परिणाम स्वरूप कई सारे श्रम संघों की भूमिका पड़ी। जो प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थे उनमें हम नाम ले सकते हैं पीसी मजूमदार, डॉक्टर राजाराम मोहन राय, इसी तरह से एएस बंगाली और हम इसी तरह हम देख सकते हैं शशिपद बनर्जी। ये सब बड़े बड़े नाम थे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने ट्रेड यूनियन की दिशा में काम किया। आधुनिक स्वरूप में अगर सबसे पहले मजदूर संघ की बात करें तो सन 1920 में महात्मा गांधी के मार्गदर्शक में सामाजिक कार्यकर्ता अनुसुया साराभाई ने जितने बुनकर थे अहमदाबाद के और कपड़ा उद्योग के मजदूर थे, उनके हक की लड़ाई के लिए मजूर महाजन संघ की स्थापना की।
ध्यान रखना, इसका नाम मजूर महाजन संघ है, ना कि मजदूर महासंघ। तो मजूर महाजन संघ की जो स्थापना की, यह आज भी काम कर रहा है अहमदाबाद के अंदर। यह कपड़ा उद्योग के मजदूर और जो बुनकर थे, जो शिल्पकार थे, उन सबको एकत्रित करके बनाया हुआ एक संघ था। लेकिन जो महाजन वर्ग था वह इससे खुश नहीं था। जुड़ना तो उन्हें पड़ा, लेकिन वो खुश नहीं थे। तो कालांतर के अंदर कई टकराहट होती गई, जब तक कि व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 नहीं बना, तब तक टकराहट होती गई। उसके बाद में भी कई सारे दूसरे सम संघों की स्थापना हुई। 1919 में अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई और अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना के बाद भारत में भी इस दिशा में कई सारे प्रयास प्रारंभ हो गए। भारत के अंदर उन प्रयासों के अंदर हम दे सकते हैं कि 1920 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन हुआ, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अस्तित्व में आई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को संक्षेप में एटक भी कहा जाता है। तो एटक का मतलब भी यही है। 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में ट्रेड यूनियनों के प्रथम सम्मेलन में का दीक्षांत समारोह हुआ और भारतीय मजदूरों के पहले क्षेत्रीय संगठन, पहले केंद्रीय संगठन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया 31 अक्टूबर 1920 को। और इस सम्मेलन में पूरे भारत के 800 प्रतिनिधि आए थे, जो कि 60 श्रम संघों और 40 सहानुभूति रखने वाले अन्य संघों के 5 लाख से ज्यादा मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कहने का मतलब यह था कि एटक का गठन एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा न होकर एक समूह की महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। धीरे धीरे करके अन्य श्रम संघों का भी निर्माण होता गया। इसी में आते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक जिसे कहा जाता है संक्षेप में, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन जिसे C2 कहा जाता है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस UTUC जिसे कहा जाता है, हिंद मजदूर सभा HMS, भारतीय मजदूर संघ BMS और हिंद मजदूर पंचायत HMP जैसे संगठनों का निर्माण हुआ। और इस तरह के कई सारे श्रम संघ आज भारत में काम कर रहे हैं। शुरुआत में ये जो मजदूर संघ थे वो कांग्रेस से समर्थित थे और कांग्रेस ने उनका पोषण किया। तो बाद में वामपंथी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद में अन्य राजनीतिक दलों से भी प्रेरित होकर कुछ मजदूर संघों का निर्माण हुआ, जो अपनी अपनी विचारधारा से प्रेरित थे, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य एक ही था, मजदूर जो थे उनकी स्थिति में सुधार करना। आजादी के बाद के अंदर ट्रेड यूनियनों में बिखराव देखा गया। आजादी से पहले जहां कांग्रेस ने इन सब ट्रेड यूनियन को जोड़ रखा था, सभी एक ही बैनर तले थे, कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी थी भी नहीं, तो उसके कारण एक ही बैनर तले थे, तो इनमें फिर भी कहीं ना कहीं एकजुटता थी। लेकिन बाद में अलग अलग राजनीतिक दलों का उदय होने से मजदूर यूनियन भी अलग अलग राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने लगी या उनसे समर्थन लेती रही, और उससे इनमें बिखराव आया और कालांतर में स्थिति ऐसी बनती गई कि एक मजदूर संघ दूसरे मजदूर संघ से दूरी रखने लग गया। इसी से एटक, इंटक, C2, UTUC, HMS, BMS और HMP सब अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी कई बार कई कार्य करने लगे। तो मजदूर संघ जो ये बन रहे थे, ये ना सिर्फ अब मजदूरों की बात कर रहे थे, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का केंद्र भी बन चुके थे। इसके बाद में जब ये शक्ति प्रदर्शन का केंद्र भी बनने लगे थे और ये काम इस तरह से चल रहा था, तो बाद में कई सारे विधायनों का निर्माण शुरू होता है। तो इसलिए हम देखते हैं व्यवसाय संघ विधायन के बारे में भी संक्षेप में देखते हैं। 1920 के अंदर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बन चुकी थी और उसके बाद में धीरे धीरे अन्य श्रम संघों का भी निर्माण शुरू होता है। लेकिन ये जितने भी श्रम संघ थे, सब अपने अपने क्षेत्र में काम तो कर रहे थे, लेकिन उससे मजदूरों और मालिक वर्ग में बहुत अधिक टकराहट होने लग गई।
मालिक वर्ग श्रम संघों के मान्यता देने के पक्ष में थे ही नहीं और मजदूर वर्ग अधिक से अधिक श्रम संघों को मजबूत करना चाह रहे थे। इसलिए टकराहट जब इनके ऊपर ज्यादा ही बढ़ने लग गई तो सरकार ने हस्तक्षेप करने के लिए इनके बीच में विधायन लाना ठीक समझा और ट्रेड यूनियन को रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक रास्ता बताया और रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के कुछ अधिकार भी दिए गए। यहीं से शुरू होता है विधायन की बात और जो ट्रेड यूनियन एक्ट बना 1926 में, व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 बना, इसने मजदूरों की स्थिति के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया। अब मजदूर जो थे वह संगठित हो गए थे। अब उनका जो संगठन था उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा था, पंजीयन हो रहा था और उसी के परिणाम स्वरूप जो मजदूर वर्ग थे वह अधिक मजबूत होते गए, उनकी स्थिति में सुधार होता गया। भारत के संविधान की अगर बात करें तो भारत के संविधान के 19(1) ग के अंदर संगठन या संघ बनाने का अधिकार दिया गया है। जो संगठन या श्रम बनाने का जो अधिकार दिया गया है उसी के परिणाम स्वरूप अगर भारत के मजदूर कोई संगठन या संघ बनाते हैं तो वह संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त संघ कहा जा सकता है। एक संघ जो है वो संविधान के अधीन शक्ति तो ले सकता है, अपने प्रदर्शन का कुछ अधिकार ले सकता है, लेकिन हड़ताल का और तालाबंदी का अधिकार नहीं बनता। कारण यह है कि संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) ग में दिया गया है, लेकिन इन संघ के हड़ताल का अधिकार संघ के इस अधिकार में शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि संघ बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर रोक भी लग सकती है कुछ आधारों पर। भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले संघों के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। तो कुछ आतंकवादी संगठन जो होते हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देते हैं, ऐसे आतंकवादी संगठनों को रोका जा सकता है और ऐसे आतंकवादी संगठन जो है वो श्रम संघों की आड़ में ये नहीं कह सकते कि अनुच्छेद 19(1) ग में संघ बनाने का अधिकार है। इसी तरह से लोक व्यवस्था को भंग करने वाले संघों को भी बनाने की अनुमति नहीं मिलती और नैतिकता के विरोधी जो संघ है उन्हें भी कोई मान्यता नहीं मिलेगी। लोक व्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध कुछ संगठन में से जैसे हम बात करें, कोई चोरी करने के लिए या डाका डालने के लिए संघ बनाए तो ऐसे संघ को कोई भी मंजूरी नहीं दी जा सकती है, उसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन उसके ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है। भारत की संप्रभुता और अखंडता के ऊपर चुनौती देने के आधार पर, लोक व्यवस्था को भंग होने के आधार पर और नैतिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कुछ केसेज है उसमें भी यही कहा गया कि अगर ट्रेड यूनियन जो है वह दिशा भटक गई है तो उनके ऊपर, उनकी शक्तियों के ऊपर कहीं न कहीं रोक लगाई जा सकती है। अन्यथा जो ट्रेड यूनियन है उनके अपने अधिकार बने रहेंगे और उनका संघ बनाने का अधिकार रहेगा, अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी, अन्य मूल अधिकारों का वो प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही लेबर लॉ के ऊपर ये 24वां और व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के ऊपर ये पहला वीडियो लेक्चर यही समाप्त होता है। मैं भरत कुमार जाजड़ा इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।